Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel MSc स्टडी मटेरियल। तो आज हम MSc जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर सिस्टमैटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन के सेकंड यूनिट द यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर एंड ट्री ऑफ लाइफ की बात करेंगे, जिसके हम साइनॉप्सिस देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड फोर्थ है इसके हाइपोथेटिकल कैरेक्टरिस्ट, मतलब इसके परिकल्पित जो लक्षण हैं। फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसमें हम फाइलोजेनेटिक ट्री के स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स की बात करेंगे। सिक्स है कंक्लूजन, देन सेवेंथ है रेफरेंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो यह यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर हाइपोथेसाइज्ड कॉमन एंसेस्ट्रल सेल है। मतलब कि जो यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था वो परिकल्पनाओं पर आधारित एक कोशिका था, जिससे माना जाता है कि हमारे जीवन की फर्स्ट टाइम जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और इस अर्थ में जितने भी लिविंग फॉर्म हैं, माना जाता है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जो कि एक हाइड्रोथर्मल वेंट में भूमिगत छिपा रहा होगा। और ये जो कॉमन एंसेस्टर सेल रहा होगा वो अबायोटिक और ऑटोट्रॉफिक रहा होगा, मतलब कि अपना भोजन खुद से बनाता रहा होगा। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पर निर्भर करता था, जो इन्हें NH3 जैसे कंपाउंड में चेंज करता था। और इसके कोई फॉसिल एविडेंस प्राप्त नहीं हुए थे। फिर नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कॉमन एंसेस्टर का अर्थ है एक एंसेस्टर से उत्पन्न होना, जिसके परिणाम स्वरूप विकास के कारण जो एक पूर्वज, एक एंसेस्टर होता है, उससे नए स्पीसीज का निर्माण होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो फाइलोजेनेटिक ट्री सीधे तौर पर एक सिंगल एंसेस्टर से जीन द्वारा विकास के विचार को चित्रित करता है। मतलब कि फाइलोजेनेटिक बताता है कि एक सिंगल सेल से कैसे अन्य जो स्पीसीज हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। जीवन के जो शुरुआती पेड़, मतलब कि जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक ट्री था, उसका स्केच फर्स्ट टाइम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने 1809 में अपने पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में बनाया था। उसके बाद फाइलोजेनेटिक ट्री को चार्ल्स डार्विन ने अपने पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में इवोल्यूशनरी मेथड के माध्यम से बताया था। नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम इसके जीनोम को देखते हैं। तो जो कॉमन एंसेस्टर का जीनोम रहा होगा वो लगभग 2.49 से 2.99 MB का रहा होगा, जो कि मॉडर्न प्रोकैरियोट, मतलब कि जो हम जीवों में आजकल प्रोकैरियोट्स पाया जाता है उसके समान ही रहा होगा, जो कि लगभग 2600 प्रोटीन को एनकोड करता रहा होगा। देन नेक्स्ट हम इसके सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जो कॉमन एंसेस्टर था उसमें लिपिड बाइलेयर, राइबोसोम और जेनेटिक कोड के साथ एक प्रिमिटिव प्रोकैरियोट सेल ऑर्गेनाइजेशन भी रहा होगा। थर्ड हम इसके इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। तो जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर था उसमें माना जाता है कि प्रिमिटिव टाइप का कॉमन एंसेस्टर, मतलब इम्यून सिस्टम पाया जाता रहा होगा, जो कि इतना डेवलप नहीं रहा होगा जितना अभी है। फोर्थ हम इसके RNA की बात करते हैं। तो कॉमन एंसेस्टर में जेनेटिक डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए इनमें RNA भी पाया जाता रहा था। फिर हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री की। आखिर फाइलोजेनेटिक ट्री होता क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्री एक आरेख होता है जो कि जीवों के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। मतलब फाइलोजेनेटिक ट्री बताता है कि एक एंसेस्टर से कैसे अन्य स्पीसीज की ओरिजिन होते गया है। फाइलोजेनेटिक ट्री भी एक हाइपोथेसिस बेस पर है, न कि इसके कोई डिफिनेटिव फैक्ट नहीं प्राप्त हुए हैं। हाँ, और फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए साइंटिस्ट कई समूहों के जो स्पीसीज होते हैं उनके कैरेक्टर को कंपेयर और एनालाइज करके बनाते हैं। और इन कैरेक्टर में जनरली उनके एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी, बिहेवियर आदि को लेकर बनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि ये जो W है वो यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है मान लेते हैं। और ये जो यहाँ पे आप ये जो एक ट्री है उस पर बहुत सारे ब्रांचेस देख रहे हैं, जिसके किनारे पर ये जो ABCDEFCH पाए गए हैं
वो स्पीसीज हैं जो कि एक दूसरे के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। और ये जो नोड देख रहे हैं आप, जहाँ पे दो ब्रांचेस आकर आपस में मिले हैं, उसे नोड कहते हैं, जो कि एंसेस्टर को डिकोड करता है। और ये जो एक नोड से दूसरे नोड की बीच की जो दूरी है उसे लाइनेज कहते हैं, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बताता है कि कैसे एक एंसेस्टर से दूसरे एंसेस्टर की उत्पत्ति होने में कितना टाइम लगा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के टाइप्स को। तो फाइलोजेनेटिक ट्री 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम एक व्यापक शब्द होता है जिसका किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री में उपयोग किया जाता है। देन सेकंड हम बात करते हैं क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम एक ब्रांच ट्री के माध्यम से एंसेस्टर से डिस्केंडेंट के रिलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्लेडोग्राम ये बताता है, क्लेडोग्राम एंसेस्टर और जो डिस्केंडेंट, मतलब कि जो एंसेस्टर और पूर्वज हो, मतलब जो पूर्वज और वंशज होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोग्राम। फाइलोग्राम ट्री पर सभी टेक्सा एक कॉमन एंसेस्टर से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फाइलोग्राम में होता ये है कि जितने भी वर्ग के जीव होते हैं वो एंसेस्टर जितने भी वर्ग के जीव होते हैं उनका एंसेस्टर से एक रिलेशन कैसा रहा होगा, इसको बताता है फाइलोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनोग्राम। क्रोनोग्राम भी एक प्रकार का फाइलोजेनेटिक ट्री होता है जो कि ब्रांच पर टाइम को दिखाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक नोड से दूसरे नोड की जितनी ज़्यादा दूरी होगी, मतलब उस स्पीसीज को उस एंसेस्टर से उतना ही डेवलप होने में टाइम लगा होगा। और पथ की लंबाई अगर कम रही होगी तो उस एंसेस्टर से उस स्पीसीज को ओरिजिन होने में कम टाइम लगा होगा। लास्ट हम 5 बात करते हैं डेलग्रीनोग्राम। इसे डेलग्रीनोग्राम नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है डेलग्रीनोग्राम। तो इसमें जनरली होता है कि इसमें इतने ब्रांचेस पाए जाते हैं कि इसके एंसेस्टर का पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन के। कंक्लूजन इसको आप खुद से बढ़ा सकते हैं। लास्ट हम देखेंगे रेफरेंस में फर्स्ट मैंने लिया इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फर्स्ट डॉक्टर PS वर्मा, सेकंड डॉक्टर VK अग्रवाल, और नीचे आगे दिया गया है। तो आज ये हमारा टॉपिक द यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर एंड ट्री ऑफ लाइफ ख़त्म होता है। थैंक यू।